हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की सीरीज चली हुई है क्लास 11th की। तो इस वीडियो के अंदर हम 21 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो जो पहले के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक है, वो हमने अलग अलग वीडियोज के अंदर डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। देख लेते हैं क्या बोल रखा है इसके अंदर। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. हमारे पास मास ऑफ N2 दे रखा है, मास ऑफ O2 दे रखा है, और इन्होंने अलग अलग कंपाउंड बनाए हैं, ठीक है। लाइक क्या क्या बना लिए होंगे, लाइक N2 बना लिया होगा, NO बना लिया होगा, और N2O3 बना लिया होगा, N2O4 या फिर N2O5, ठीक है। यही कंपाउंड बनाए होंगे, ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा, जो हमने लॉज पढ़े थे, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, हमारे पास 4 या 5 लॉज थे, उनमें से जो कौन सा लॉ है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या करो, जो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, उसका मास फिक्स करो। N2 का मास मैंने क्या फिक्स कर दिया, 14 ग्राम फिक्स कर दिया। अब देखो पहले में तो 14 ग्राम है ही, 14 ग्राम के साथ 16 आ रहा है, यहाँ पर भी 14 ग्राम सेकंड में भी फिक्स है, यहाँ पर 28 ग्राम है। तो इसको 14 ग्राम के हिसाब से सेट करो। यहाँ पर अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है यानी N2 है, और 32 ग्राम O2 है, तो अगर ये 14 होगा, अगर हम इसको 14 ले ले, यहाँ पर 14 ग्राम ले ले, तो ये कितने ग्राम हो जाएगा बताओ। ये भी तो हाफ हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 28 है, अगर हम इसको भी 14 कर दे, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये भी 40 ग्राम हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक सीरीज आ गई। यहाँ पर हमने सभी का 14 14 फिक्स कर दिया। देखो यहाँ पर भी 14 ग्राम हो गया, यहाँ पर भी 14। किसी भी एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स कर दिया 14 ग्राम। देखो ऐसे हो गया, 14 ग्राम, 14 ग्राम, 14 ग्राम। सेकंड का हमारे पास यहाँ पे 16 ग्राम था O2, ये हमारे पास O2 है। यहाँ पर हमारे पास 32 ग्राम, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 16 ग्राम हो गया था, और यहाँ पर हमारे पास कितना, 40 ग्राम हो गया था, है ना। ये हमने फिक्स कर दिया है इसका मास। अब इनकी रेशो देखो, 16 रेशो 32 रेशो 16 रेशो 40। काटो किस पे करते हैं, 8 16 8 20, 4 8 4 10, है ना। यहाँ पर 2 4 2 5, ये हो जाएगा। अगर फिर से, अगर ये हमारे पास आ गई सिंपल वुल नंबर रेशो आ गई, तो इसका मतलब ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वो ये कहता था कि अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे और दूसरा एलिमेंट उससे कंबाइन करे, तो जो हमारे पास उन सभी का जो रेशो निकल के आएगा, जो कि कंबाइन कर रहे थे उस फिक्स रेशो के साथ, उनका सिंपल फुल नंबर रेशो आएगा, ठीक है। तो वही आ गया। तो ये इसका आंसर था, फर्स्ट का आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये इसका जो बी पार्ट है, ये देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। फिर इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, हमें कुछ कन्वर्जन दी गई है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। हमको सबसे पहले ये बताना है, जो 1 किलोमीटर है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, और उसके बाद कितने पिकोमीटर के बराबर होगा। इसको पिकोमीटर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होगा, जो हमें पता है, वी नो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 1 मीटर है कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ तो 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया बताओ। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ तो किसके बराबर हो गया, 10⁻⁶ के बराबर हो गया, यानी मिलीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। अब पिकोमीटर देखते हैं, पिकोमीटर देखते हैं क्या होगा।
1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 है ना, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मीटर ये लिख सकते हैं 10⁻12, इसका उल्टा लिख दिया पिकोमीटर, ये लिख दिया, तो किसके बराबर आ गया ये? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻12, कितना आ गया ये? यहाँ पर आ जाएगा पिकोमीटर, तो 10⁻15 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻15। तो ऐसे ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है ये? जो हमारे पास 1 मिलीग्राम है वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा, और जो फिर ये कितने नैनोग्राम के बराबर होगा। सबसे पहले देख लेते हैं भाई। देखो भाई, 1 मिलीग्राम है, ये किससे किलोग्राम के इक्वल होगा? सबसे पहले तो ये समझो, जो 1 ग्राम है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है? देखो सबसे पहले हम ये बोलते हैं ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगर 1 ग्राम निकालेंगे तो 1/1000, 1/1000 करना पड़ेगा, और 1 बाय जो 1000 है, अगर 1/1000 करेंगे तो अगर उसको ऐसे ले सकते हैं ना, जो 1000 ऊपर जाएगा ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? किलोग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम होगा। 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? हम सबको पता है 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। तो अब हम ये निकाल सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ और यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻6 किलोग्राम आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, ये नैनोग्राम होता है भाई, नैनोग्राम के इक्वल पूछ रखा है इन्होंने। अब देखो सबसे पहले 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम के। और 1 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के 1 किलोग्राम कितने नैनोग्राम के इक्वल हो जाएगा? इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट होगा, ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आएगा नैनोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 नैनोग्राम। तो 10⁻6 नैनोग्राम, ये था इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू, बताओ 1 मिलीलीटर किसके लीटर के बराबर होता है? ये पूछ रखा है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर के बराबर होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो वे इसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर किसकी, ये क्या हो गया? 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। तो यहाँ पर दोनों में सेम आएगा, -3 10⁻³ तो ये हमारे पास आंसर था। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ए लाइट, इतनी हमारे पास मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2.00 नैनो सेकंड। लाइट की स्पीड इतनी है 1 सेकंड के अंदर, तो हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई लाइट इतने नैनो सेकंड के अंदर। तो इसको देख लेते हैं हम सोल्यूशन के अंदर। देखो भाई, जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना वो मैं नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, कि इसको क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर सकते हो। देखो भाई, हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट
तो 3 × 10⁸ ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई टाइम क्योंकि वही तो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड तो ये होगी, और टाइम, टाइम इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, ये नैनो सेकंड दे रखा है, इसको नॉर्मल सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 करना पड़ेगा, ये सेकंड हो गया, इधर रखते हैं 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सेकंड, बाई में 1 सेकंड कर देंगे, है ना, 1 सेकंड के अंदर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आप खुद सोल्व करके देख लेना, 0.600 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर्ड करेगी जो हमारी लाइट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ए रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। देखो भाई, हमारे पास एक रिएक्शन है, सबसे पहले तो रिएक्शन समझो। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन है, A+B2 क्या बना रहा है, AB2 बना रहा है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं जब 1 मोल A का यूज हुआ और 1 मोल B का यूज हुआ तो एक ही मोल AB2 बना, 1 मोल B2 और A, और एक ही मोल AB2 बना, है ना। तो यहाँ पर देखो 300 एटम, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या दिया गया है, 300 एटम ऑफ ए एंड 200 एटम ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो जो इसके 100 एटम है, एक एटम है किसका, एक एटम ए है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ B2, है ना। वैसे ही यहां पर 300 जो हमें क्या दिए गए हैं, 300 एटम दिए गए हैं ए के, तो ये 300 मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेंगे B2 के साथ, लेकिन अवेलेबल क्या हमारे पास 200 मॉलिक्यूल है B2 के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं बोलो, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास B है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर से, है ना। ये था भाई, इसका अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी, यहाँ पर एक मोल ऐसे लिख दो सेम, एक मोल ऑफ ए है वो एक मोल ऑफ B2 के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ही मोल क्या बढ़, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, 3 मोल ऑफ बी है, तो हमारे पास कम कौन सा है, ए है ना, ए। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये आसान है बिल्कुल, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड, यहां पर हमें क्या दिया गया है, 100 एटम ऑफ ए 100 मोलिक्यूल ऑफ बी। अगर एक एटम ए का रिएक्ट कर रहा है एक मोलिक्यूल ऑफ बी के साथ, तो एक ही मोलिक्यूल B2, तो यहाँ पर 100 एटम 100 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों बराबर अमाउंट में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नो एनी रिएजेंट, नो एनी एलिमेंट या मोलिक्यूल इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। 5 मोल ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी, यहाँ पर देखो एक मोल ऑफ ए एक मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो 5 मोल के साथ करेंगे, लेकिन अवेलेबल क्या है 2.5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो बी है, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 5 फिफ्थ देख लेते हैं।
यहां पर उल्टा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 24 है भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डाइनाइट्रोजन यानी N2 एंड डिहाइड्रोजन H2 react with each other to produce ammonia NH3 according to the following reaction। हमें एक रिएक्शन दे गई है, देखो भाई ये रिएक्शन दे रखी है, कौन सी, ये बैलेंस नहीं है। N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है 2NH3। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर भी हम 6 कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस्ड, जब इतने ग्राम जो N2 है रिएक्ट करेगा किसके साथ, इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया कितनी प्रोड्यूस्ड होगी वो निकालना है। क्या इसमें से कोई अनरिएक्टिव भी रहेगा, ठीक है। अगर अनरिएक्टेड, अगर कोई अनरिएक्टेड है तो उसका मास निकालो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, सबसे पहले पहले तो ये देखो, जब मेरे पास 1 मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है तो मेरे पास 3 मोल H2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 2 मोल किसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, अमोनिया के। तो यानी जब मेरे पास 1 मोल, यानी जब हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकाले 28 ग्राम आएगा इधर, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, ये है। तो नाइट्रोजन है, अब NH3 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 14 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, 17 ग्राम आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 17 था और 2 आगे लगा हुआ था, यानी 34 ग्राम, ठीक है। 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। तो अब देखो ध्यान से, अगर 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, H2 के साथ, H2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, H2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 6 ग्राम। अगर अगर ये जो ऊपर ऊपर दे रखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2000 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा तो H2 कितना प्रोड्यूस होगा बताओ। तो 6/28 मल्टीप्लाई 2000। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 428.6 ग्राम, 428.6 ग्राम आएगा, ठीक है। यानी इतने ग्राम हमारे पास NH3 प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन, और अब देखो ध्यान से, NH3 नहीं है, H2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, ध्यान से समझना। जब हम 28 ग्राम N2 को मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, तो NH3 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, NH3 कितना प्रोड्यूस हो रहा है बताना, 34 ग्राम। और जब हम 2000 ग्राम N2 करेंगे तो ये कितना होगा बताना, 34 बाई में 28 मल्टीप्लाई 2000, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 2428.7 ग्राम, ठीक है। यानी इतने ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा, ये NH3 है, ये हमारे पास हाइड्रोजन था। अब अनरिएक्टेड कितना रह गया, अनरिएक्टेड कितना रह गया बताओ। अब हम अपने को दिया कितना था, अपने को ये दिया था, अपने को गिवन जो गिवन H2 था वो कितना था, 1.00 10⁻³ ग्राम दिया था। उसमें से कितना ही यूज हुआ है, केवल इतना यूज हुआ है, ठीक है। तो अनरिएक्टेड कितना रह गया, अनरिएक्टेड टोटल में से घटाओ माइनस 428.6, आंसर आएगा 571.4 ग्राम, इतना अनरिएक्टेड रह गया, ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर 0.50 मोल N2CO3, ठीक है। हमको दो चीजें दी गई है, एक तो 0.50 मोल दिया गया है Na2CO3 का, और एक हमको दिया गया है 0.50, ये दिया गया है Na2CO3 का। ये पूछ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है, ये तो हमें केवल मोल दिया गया है कि ये एक केवल और केवल कंसंट्रेशन टर्म है,
कंसेंट्रेशन टर्म है जो कि मोल के अंदर एक्सप्रेस कर रखी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दी गई है, यहाँ पर हमें मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी। इसका मतलब है ये तो सोल्यूशन के अंदर 0.50 मोल घुला हुआ है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, और इसका मतलब है ये 0.50 इतने मोल घुला हुआ है पर लीटर के अंदर, यानी ये 1 लीटर के अंदर घुला हुआ है इतना, और ये इसका हमें नहीं पता है, ये केवल मोल है, लेकिन ये पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर इतना मोल N2CO3 घुला हुआ है, ये मतलब है इसका। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हुए हैं, तो 26 से लेकर 30 तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।